Welcome to my YouTube channel. So let's start our second part of chapter Reaching the Age of Adolescence from Frank Experience book class 8. So let's start with the topic adolescence and the puberty. ठीक है. Upon crossing the age of 10 or 11 years, boys and girls experience a sudden spurt of growth. जैसे ही 10 और 11 years में पहुंचते हैं तो जो boys and girls होते हैं उनमें एकदम से growth जो होती है वो visible होती है, एकदम से उनमें एक ग्रोथ का झटका आता है. द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी आर अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप. तो ये जो चेंजेस होते हैं जो बॉडी में हो रहे होते हैं वो एक ग्रोइंग अप, आप बड़े हो रहे हो तो वो चेंजेस हो रहे हैं. दिस ट्रांजिशनल फेस ऑफ ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द अडल्टहुड इज कॉल्ड द एडोलोसेंस. तो ये जो डेवलपमेंट का फेस है, ग्रोथ का फेज़ है, जो कि चाइल्डहुड और एक अडल्टहुड के बीच का फेज़ है, इसको बोलते हैं एडोलोसेंस. इट इज़ द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 10 to 19 ईयर्स. तो ये एडोलोसेंस जो एज है वो किसके बिटवीन है? जब आप 10 ईयर्स और 19 ईयर्स के बीच की जो एज होती है आपकी, वो एडोलोसेंस की एज है. सिंस द एडोलोसेंट पीरियड कंसाइंड विद द टीन पीरियड. और जो ये एडोलोसेंस पीरियड है 10 to 19 ईयर्स का, इसको टीन पीरियड भी बोलते हैं. एडोलोसेंट्स आर यूजुअली कॉल्ड टीन एजर्स. इसलिए जो एडोलोसेंट्स होते हैं उनको हम टीन एजर्स भी बोलते हैं. द पीरियड ऑफ एडोलोसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब कब ये जो एडोलोसेंस है ये स्टार्ट होगा या कब ख़त्म होगा, जो पीरियड है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. गर्ल्स में इट में बिगिन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर दैन द बॉयज़. बॉयज़ में अगर ये 12 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है, 11 में स्टार्ट होता है, तो गर्ल्स में ये 1 या 2 साल पहले शुरू हो जाता है. तो गर्ल्स मैच्योर होना जल्दी शुरू करती हैं. ड्यूरिंग एडोलोसेंस द बॉडी अंडरगोज रैपिड चेंजेस टू अटेन द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. तो ये जो एडोलोसेंस है इसमें बॉडी में रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए. दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी. और इसी से ही प्यूबर्टी की स्टार्ट होती है. दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द बॉडीज जर्नी टू बिकम एन एडल्ट. तो इसी के बाद जब ये डेवलप हो जाएगी तो बॉडी एडल्ट आ जाएगी. प्यूबर्टी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंजेस बाय विच एडोलोसेंट्स रीच सेक्शुअली मैच्योरिटी दैट इज बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. तो प्यूबर्टी की आपको डेफिनेशन लर्न करनी है. इसमें क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस होते हैं जिसमें एडोलोसेंट्स जो होता है सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर पाए. इट नॉर्मली अकर्स बिटवीन द 12 to 16 ईयर्स इन बॉय. और ये जो चेंजेस है मैच्योरिटी की टाइमिंग है दैट इज़ बिटवीन 12 to 16 ईयर्स की जो एज है उसके बीच में होता है, एंड बिटवीन 10 to 14 ईयर्स इन गर्ल्स. प्यूबर्टी एंड्स विद द एडोलोसेंट रीचिंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. और ये जो प्यूबर्टी है ये कब हम बोलेंगे कि ख़त्म हो गई प्यूबर्टी का टाइम? जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाएगी. दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कि कब प्यूबर्टी ख़त्म होगी. नाउ चेंजेस एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस क्या होते हैं? एट द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी इन बॉयज़ द टेस्टिस बिगन टू सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है कॉजिंग द सेक्स ऑर्गन्स नेमली द टेस्टिस एंड द पेनिस टू डेवलप कम्प्लीटली. तो ये जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं ये डेवलप होने लग जाते हैं प्रॉपरली. टेस्टिस स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जिससे कि गैमेट्स जो है स्पर्म टेस्टिस में वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं. इन गर्ल्स द ओवरी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन. और जो गर्ल्स की ओवरीज होती हैं उनमें 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है. द ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग एग्स. और उन ओवरी से एग्स का रिलीजिंग भी स्टार्ट हो जाता है. द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स बिगिन अबाउट सेवरल अदर फिजिकल चेंजेस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो ये जो हार्मोन्स है ये कुछ अदर फिजिकल चेंजेस भी प्रोड्यूस करते हैं बॉय और गर्ल में. और वो चेंजेस क्या बोलेंगे? उसको हम सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, जिसको है तो ह्यूमन बींग लेकिन फिजिकल देखने में पता चल जाता है ये बॉय है और ये गर्ल है. और यही चेंजेस डिस्टिंग्विश करते हैं गर्ल फ्रॉम बॉयज़ दैट आर रेफर टू एज द सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स. इंक्रीज इन द हाइट. देर इज़ अ सडन इंक्रीज इन द हाइट. प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है? एकदम से हाइट बढ़ती है इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. यूजुअली गर्ल्स ग्रो फास्टर दैन द बॉयज़ इनिशियली. स्टार्टिंग में क्या होता है? गर्ल्स जो होती हैं बहुत जल्दी ग्रो करती हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़, बट बोथ अटेन देयर मैक्सिमम हाइट एट अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज. और 18 ईयर्स तक आते आते उनकी जितनी मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए वहाँ तक वो ले लेते हैं.
द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑल्सो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कितनी हाइट होगी पर्सन की या किस रेट से वो ग्रो करेगी उसकी हाइट, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. सम में ग्रो रैपिडली एट द स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी, कोई तो स्टार्टिंग में ही 10-11 में बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाते हैं, देन स्लो डाउन, वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, या कुछ धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं. द हाइट इंक्रीजेज रैपिडली ड्यू टू एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स. एकदम से कब हाइट बढ़ती है, जब जो आर्म्स की और लेग्स की बोन्स होती हैं उनकी लेंथ बढ़ती है. नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ग्रो एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं है कि सारी बॉडी सिमेट्रिकली ही सेम रेट पे ग्रो करेगी, नहीं. सबसे पहले आर्म्स और लेग्स जो हैं उनकी बोन की लेंथ बढ़ती है. द आर्म्स एंड लेग्स ऑफ्टन ग्रो फास्टर दैन द अदर पार्ट्स, तो लेग्स और जो आर्म्स हैं वो अदर पार्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी ग्रो करती हैं. मेकिंग एन एडोलेसेंट लुक ओवर साइज, तो ऐसा लगता है कि अजीब सा प्रोपोर्शन हो रखा है, बॉडी तो कैसी है और हाथ पैर इतने लंबे हैं और ऑकवर्ड सा लगता है. हाउएवर दिस इज टेम्पररी एंड सून द बॉडी रीगेन्स इट्स नॉर्मल प्रोपोर्शंस, ठीक है. और थोड़े टाइम बाद ही बॉडी जो होती है वो भी ग्रो करती है और बॉडी एक नॉर्मल प्रोपोर्शंस में आ जाती है. टेबल 7.1 गिव्स द एवरेज रेट ऑफ द ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विद द एज. एवरेज बताया है. द नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ 2 and 3 गिव द परसेंटेज ऑफ द हाइट a person had reached at the age given in column 1. However, these numbers are only representative and there may be a individual variation. तो जस्ट उन्होंने एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से ग्रोथ होती है बॉय एंड गर्ल में, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मैम मेरी 16 ईयर्स की एज हो गई और अभी इतनी हाइट है और इतनी हाइट है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है. तो एज क्या है, देखो इसमें देखते हैं. यहाँ पर बताइए एज, जब एज 10 होगी बॉय की तो वो अपनी जितनी उसकी मैक्सिमम हाइट होगी जो कि 100% होगी, उसकी वो 78% वो गेन कर लेता है जब उसकी 10 ईयर्स एज होती है. और गर्ल्स तब तक 84% तक आ चुकी होती हैं ऑलरेडी ही अपनी हाइट की. जैसे ही एज 11 होती है बॉयज़ ले लेते हैं अपनी 81% फुल हाइट का और गर्ल्स 88% ले लेती हैं. 12 ईयर्स में बॉयज़ लेते हैं अपनी 100% जो हाइट होगी फाइनली उसका 84% लेते हैं और गर्ल्स 91% ले लेती हैं. इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जब 17 ईयर्स तक आते हैं, देखो 16 ईयर्स में 98% बॉयज़ ले लेते हैं अपनी हाइट का और 99.5 मतलब 16 ईयर्स तक गर्ल्स की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो यूजुअली आ जाती है और बॉयज़ की अभी 98% है. और 17 ईयर्स में बॉयज़ की 99% हाइट रिगेन कर लेते हैं और गर्ल्स की 100% हो जाती है. 18 ईयर्स में दोनों की 100% जो हाइट है वो ले लेते हैं, ठीक है. यूजिंग द टेबल गिवन अबव यू कैन फाइंड आउट द योर अप्रॉक्सीमेटली फुल हाइट व्हेन यू टर्न 18. अगर आप अभी 13 ईयर्स के हो और आप ये देखना चाहते हो कि जब आप 18 ईयर्स के होगे तब आपकी फुल हाइट कितनी होगी, तो उसका एक फॉर्मूला दे रखा है. मेजर द परसेंट ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर विद द मेजरिंग टेप. आपको अपनी हाइट जो है अभी वो मेजर करनी है इंच टेप से और सेंटीमीटर्स में मेजर करनी है यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला टू कैलकुलेट द फुल हाइट इन सेंटीमीटर. तो आपकी वो फुल हाइट आ जाएगी सेंटीमीटर में. तो वो फुल हाइट का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर. अभी आपकी सेंटीमीटर पे कितनी हाइट है, परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज. अगर हम 13 ईयर्स की बात कर रहे हैं और आप गर्ल हो तो अभी तक आपने 95% अपनी अटेन कर ली. तो अगर प्रेजेंट हाइट अभी आपकी 100 है मान लिया, ठीक है, नीचे आ गया आपका 95% क्योंकि आपने 95% गेन कर लिया है इंटू 100. इसको सॉल्व करके आपकी जो फ्यूचर हाइट है मैक्सिमम वो आ जाएगी. ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 200 जितना भी हो सकता है. तो आपकी प्रेजेंट हाइट अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इंटू 100. ओके. नाउ चेंज इन द बॉडी शेप. बॉडी की शेप में चेंज आता है. इन बॉयज़ शोल्डर बिकम ब्रॉडर, शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं. चेस्ट बिकम वाइडर, मसल डेवलप मोर देन इन गर्ल्स. गर्ल्स से कंपैरिजन में बॉय में मसल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है. इन गर्ल्स द पेल्विक रीजन वाइडन्स, हिप्स ब्रॉडन्स एंड देयर इज़ अ डिपोजिशन ऑफ फैट अराउंड द हिप्स. और गर्ल्स में ये सारे चेंजेस आते हैं. ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एंड इंक्रीज इन साइज. मेमरी ग्लैंड्स जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, ब्रेस्ट में मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती हैं, डेवलप्ड
इनसाइड द ब्रेस्ट, वो ब्रेस्ट में डेवलप हो जाती है। ये तो हो गया बॉडी में चेंज जो दिखते हैं। चेंज इन वॉइस, वॉइस में भी चेंज आता है। द वॉइस बॉक्स और द लेरिंग्स बिगन टू ग्रो एट द प्यूबर्टी। तो ये जो वॉइस बॉक्स होता है यहाँ पे, वहाँ वो ग्रो करने लग जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे। इट बिकम्स बिगर इन बॉयज़ देन द गर्ल्स। बॉयज़ में जो ये जो वॉइस बॉक्स होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स, विच इज़ वाई बॉयज़ डेवलप अ डीप वॉइस। तो बड़ा होने की वजह से ही इनकी जो वॉइस होती है वो डीप होती है, वाइल द गर्ल्स टेंड टू हैव अ हाई पिच्ड वॉइस। तो गर्ल्स की जो पिच होती है वॉइस की वो तीखी होती है, शार्प होती है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉय कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड द एडम्स एप्पल। तो ये आपको जो प्रोट्रूडिंग पार्ट दिख रहा है जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे आ जाता है, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। इन गर्ल्स इट इज़ हार्डली विजिबल, गर्ल्स में तो ये चीज़ दिखती नहीं है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। इनिशियली एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द लेरिंग्स में कॉज द बॉय वॉज टू क्रैक। तो जब प्यूबर्टी आ रही होती है स्टार्टिंग में, जो डेवलप हो रहा होता है साइज लेरिंग्स का, तो हो सकता है कि वॉइस स्टार्टिंग में क्रैक होती हो, फटी फटी सी आती हो। हाउएवर दिस इज़ टेम्परली, बट ये टेम्परली होता है। एंड द वॉइस बिकम नॉर्मल आफ्टर सम टाइम, और थोड़े टाइम के बाद वॉइस की जो वॉइस होती है वो नॉर्मल हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी हेयर इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, हेयर डेवलप इन द आर्मपिट्स, ऑन लेग्स, आर्म्स एंड इन द प्यूबिक एरिया। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप फेशियल हेयर, बॉयज़ में फेशियल हेयर्स भी आ जाते हैं, एंड हेयर ऑन द चेस्ट, चेस्ट पे भी आ जाते हैं। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्वेट एंड द सिबेशियस ग्लैंड, जो ये स्वेटिंग की जो ग्लैंड्स है और सिबेशियस जो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द स्वेट एंड द सिबेशियस ऑयल ग्लैंड्स बिकम वेरी एक्टिव, दिस लीड्स टू द इंक्रीज्ड स्वेटिंग। स्किन बिकम ऑयली रिजल्टिंग इन मैनी एडोलेसेंट्स सफरिंग फ्रॉम द एक्ने एंड द पिंपल्स। तो जब स्वेटिंग होती है, स्किन ऑयली हो जाती है, पोर्स बंद हो जाते हैं, तो मोस्टली जो एडोलेसेंट्स हैं उनको पिंपल्स होने लग जाते हैं, एक्ने होने लग जाते हैं। इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। वन हैज़ अ ग्रेट कैपेसिटी टू लर्न, आपको सीखने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे। एडोलेसेंट स्पेंड्स मोर कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, एनालाइजिंग एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज़ विद द फ्रेंड्स। तो जो एडोलेसेंट्स होते हैं इस टाइम पे अपनी जो सोच है, जो वो देख के एनालाइज करते हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं। दे बिगिन टू थिंक इंडिपेंडेंटली, अभी तक तो पेरेंट्स पे भी डिपेंड होते हैं हर चीज़ के लिए, बट अब वो इंडिपेंडेंटली सोचने लग जाते हैं। एंड लर्न टू टेक देयर ऑन डिसीजंस। दे हैव टू एडजस्ट टू द रैपिड चेंजेस अकरिंग इन द बॉडी एंड द माइंड। तो उनको इस टाइम पे ये जो सडन चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी और माइंड में, उससे क्रॉस होना पड़ता है। एज अ रिजल्ट दे ऑफ्टन फील कन्फ्यूज, तो समटाइम वो कन्फ्यूज़ होते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं और सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, देखते रहते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ या लग रही हूँ। द सेक्शुअल चेंजेस ऑल्सो कॉज बॉयज़ एंड गर्ल्स टू गेट अट्रैक्टेड टू द अपोजिट सेक्स। तो चेंजेस की वजह से अट्रैक्शन होता है। ऑल दीज चेंजेस आर नॉर्मल एंड आर अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, सो दीज आर ऑल नॉर्मल। Now come to the menstrual cycle. In females, the reproductive phase begin at the puberty. तो जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है कि रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गई है एक गर्ल, वो प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है एंड कंटिन्यूज टिल 45 to 50 ईयर्स। तो जब तक वो गर्ल 45 to 50 ईयर्स तक नहीं हो जाती तब तक उसकी वो रिप्रोडक्टिव एज रहती है। द ओवम और द एग बिगन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। उनमें जो ओवरीज के अंदर जो एग्स बन रहे होते हैं, ओवम बन रहे होते हैं, वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। द होमर रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन के बेस में पिट्यूटरी छोटी सी ग्लैंड होती है वो हार्मोन रिलीज़ करती है और उन हार्मोन्स की वजह से जो ओवरी के जो एग्स है वो मैच्योर होते हैं। द ओवरीज ऑल्सो स्टार्ट रिलीजिंग इस्ट्रोजन। तो हमने दो हार्मोन्स पढ़े थे, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरीज से इस्ट्रोजन स्टार्ट हो जाता है रिलीज होना। व्हेन द लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन इज सफिशिएंटली हाई इन द ब्लड, तो जब इस्ट्रोजन जो करा ओवरी से निकलता है, तो जब वो सफिशिएंटली हो जाता है, हाई हो जाता है जितने रिक्वायरमेंट है ब्लड में, इट ट्रिगर्स द सेट ऑफ इवेंट्स। तो कुछ इवेंट्स होते हैं जिससे कि स्टिमुलेट होती है ओवरीज टू रिलीज द मैच्योर एग्स, जिससे ओवरी से एक मैच्योर एग निकलता है।
द टू ओवरीज टेक टर्न इन रिलीजिंग वन एग एवरी 28 डेज। तो दोनों ओवरीज एक मंथ में एवरी 28 डेज में एक ओवरी एक एग रिलीज करेगी, नेक्स्ट मंथ में दूसरी ओवरी रिलीज करेगी। सो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग अ मेच्योर एग बाय एन ओवरी इज कॉल्ड एज एन ओव्यूलेशन। तो जब एक मेच्योर एग रिलीज होता है ओवरी से उसको कहते हैं ओव्यूलेशन। The two female hormones, namely progesterone and estrogen, thicken the lining of the uterus to receive the fertilized egg. तो अब जो ये मेच्योर एग रिलीज हुआ है, अगर ये फर्टिलाइज्ड हो गया बाय द स्पर्म, ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर आके यूट्रस की लाइनिंग पे चिपक जाएगा, ठीक है। द टू फीमेल हार्मोन्स नेमली प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, तो जो ये दोनों हार्मोन्स हैं ये यूट्रस की लाइन को, मतलब यूट्रस की जो अंदर की जो लाइनिंग है, सरफेस है, उसको थिक कर देती है, मोटा कर देती है। क्यों? ताकि वो रिसीव कर पाए फर्टिलाइज्ड एग। द एग ट्रेवल थ्रू द फिलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूट्रस। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे टू ओवरीज होती हैं, है ना, तो मेच्योर एग यहाँ तक आता है और यहाँ से होते हुए यूट्रस में आता है। सो दिस इज़ अ यूट्रस, यहीं पे जाना है, और ये क्या है, फिलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, द फर्टिलाइज्ड एग ट्रेवल्स थ्रू द फिलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूट्रस। इफ़ द एग इज़ फर्टिलाइज बाय द स्पर्म, और अगर एग को स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, इट रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी हो जाती है, बेबी डेवलप होता है यूट्रस में। इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद द अनफर्टिलाइज्ड एग आर शेड accompanied by the blood। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो ब्लड के साथ शेड हो जाता है। द ब्लीडिंग लास्ट फॉर 4 to 6 days। जो लाइनिंग बनी थी और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो एज अ ब्लड 4 to 6 डे तक रहता है, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को ही मेंस्ट्रुअल पीरियड या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। द साइकिल ऑफ रिलीजिंग अ मेच्योर एग एंड द थिकनिंग ऑफ द यूटेराइन वॉल एंड इट्स शेडिंग इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट डन इज़ नॉन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसको पूरे को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यूट्रस की लाइन का थिक होना, मेच्योर एग का रिलीज होना। स्टार्टिंग होती है जब एग मेच्योर होता है, फिर हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से जो यूट्रस की वॉल है वो थिक होती है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो शेडिंग होती है। तो इस पूरे जो साइकिल है इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। द वर्ड मेंस्ट्रुअल मीन्स मंथ इन लेटिन। लेटिन जो लैंग्वेज है उसमें मेंस्ट्रुअल को मंथ बोलते हैं। तो लगभग एक मंथ का साइकिल होता है 28 डेज का। एन एडोलेसेंट गर्ल नॉर्मली एक्सपीरियंसेस हर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिटवीन 10 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो जो गर्ल है उसके फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन आएंगे वो 10 to 14 ईयर्स के बीच में आ जाते हैं नॉर्मली, एंड इट इज़ कॉल्ड नॉन एज द मिनाकी। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मिनाकी बोलते हैं। एज अ वूमन ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ी होती है, हर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड हैव अ बेबी डिक्रीज, तो इसकी कैपेबिलिटी कम होती रहती है। एट अराउंड 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। तो जैसे ही फीमेल 45 to 50 ईयर्स की होती है तो मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, एंड द फीमेल नो लॉन्गर इन द रिप्रोडक्टिव फेज। तो ना कोई ओव्यूलेशन होगा, ना ही यूट्रस प्रिपेयर होगा, तो वो रिप्रोडक्टिव फेज से बाहर आ जाती है, एंड दिस इज नोन एज द मीनोपॉज। मेंसेस पॉज हो गए हैं तो उसको क्या बोल दिया, मीनोपॉज बोल दिया, ठीक है। नाउ लेट्स डू सम फिल इन द ब्लैंक्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डैश ग्लैंड्स दैट सिक्रीट हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन क्या होती हैं, डक्टलेस होती हैं, है ना, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। हार्मोन कॉज डैश एंड डैश चेंजेस इन द एडोलेसेंट्स। कैसे चेंजेस करते हैं, चेंजेस आते हैं, एक तो आते हैं फिजिकल और आते हैं इंटेलेक्चुअल चेंजेस, ये सारे आते हैं। डैश इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय द इंसेक्ट हार्मोन्स। इंसेक्ट के जो हार्मोन्स है वो क्या कंट्रोल करते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ये आगे आएगा मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग अ मेच्योर एग बाय द ओवरी। ओवरी से जब मेच्योर एग रिलीज होता है इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, ओके। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स इन द बेबी, कि जो बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगी, ये कैसे डिसाइड होता है, क्या होता है ऐसा,
कि जिससे ये डिसाइड हो कि गर्ल होगा या बॉय होगी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, द सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ द क्रोमोजोम इन द गैमेट दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो इसमें 2-3 वर्ड्स आए हैं। एक आया है क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम हमने पढ़े थे, जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जिसपे कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स पे जीन्स होते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है, क्रोमोजोम्स डिसाइड करते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं गैमेट्स में। गैमेट हो गए, मेल गैमेट हो गया स्पर्म और फीमेल गैमेट हो गया एग, कि जो स्पर्म और एग जो है वो फर्टिलाइज हो रहे हैं, उनमें कैसे क्रोमोजोम्स हैं, दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, जिससे कि जाइगोट बनता है। एग जो ओवुलेशन के टाइम पे एग रिलीज हुआ था और स्पर्म के फ्यूजन से जाइगोट बना, उन दोनों में कौन से क्रोमोजोम्स आए उस पर डिपेंड करता है। द क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी डिवाइडिंग सेल। क्रोमोजोम्स कब प्रेजेंट होते हैं, जब सेल डिवाइड हो रही होती है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या कैरी करते हैं, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। These genes determine all the inherited characters including sex of a child। तो यही जीन डिसाइड करते हैं उनकी बॉडी कैसी होगी, हेयर कैसे होंगे, कर्ली होंगे, ब्लैक होंगे, ग्रे मतलब ब्राउन होंगे, या फिर स्किन कलर कैसा होगा, नोज़ कैसी होगी, सब कुछ, इंक्लूडिंग द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। द न्यूक्लियस ऑफ ईच ह्यूमन सेल, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। हमारे जो हर एक सेल है उसके न्यूक्लियस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। पेयर मतलब जैसे हमारे शूज़ का पेयर होता है, 2 होते हैं, इसी तरीके से न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के हर एक सेल में 23 पेयर होते हैं, मीन्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अंडरस्टूड। द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 22 पेयर को छोड़ के जो एक और पेयर है क्रोमोसोम का, इस डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में। द पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम, और उनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है। द सेक्स क्रोमोसोम कैरी द जीन्स दैट डिसाइड द जेंडर ऑफ द बेबी, और वो जीन्स कैरी करते हैं जो कि बेबी के जेंडर को डिसाइड करता है। ऑल द रिमेनिंग 22 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम आर सिमिलर इन बोथ मेल एंड फीमेल। एक पेयर क्रोमोसोम से कितने चेंजेस आ गए, एक मेल बन गया, एक फीमेल बन गया। और जो 22 पेयर्स होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, तभी तो ह्यूमन रहा। गर्ल भी ह्यूमन है, बॉय भी ह्यूमन है, वो सेम होते हैं। उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। जिससे सेक्स डिसाइड होता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिससे 22 पेयर जो सेम होते हैं उसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। द सेक्स क्रोमोसोम्स आर 2 टाइप्स, और जो सेक्स के क्रोमोसोम है वो 2 टाइप दे होती हैं, जिसको हमने नाम दिया है, एक को एक्स और एक को वाई क्रोमोसोम। फीमेल में दोनों ही एक्स टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और मेल में क्या होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। अंडरस्टूड। अब आपको समझाते हैं यहाँ पे। तो जैसे मदर है, फादर है, यहाँ से आया एग, यहाँ से आया स्पर्म, ठीक है। अब क्या होगा, मदर से तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स ही आ सकते हैं, बट फादर से एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है। मदर के एक्स से, और अगर फादर का जो क्रोमोसोम है स्पर्म में वो एक्स आता है, डबल एक्स हो गया, तो गर्ल होगी चाइल्ड। अगर मदर से तो एक्स ही आएगा क्योंकि दोनों एक्स ही होते हैं, तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और फादर से अगर वाई आया तो एक्स वाई बना, जिससे होता है बॉय। एग एंड स्पर्म सेल्स कैरी 23 क्रोमोसोम्स ओनली, नॉट इन पेयर्स। तो क्या होता है कि जो एग और स्पर्म्स होते हैं उनमें 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, पेयर्स में नहीं होते। मीन्स जो गैमेट्स होते हैं एग और स्पर्म्स, उनमें 46 क्रोमोसोम नहीं होते, ओनली दे कैरी 23 क्रोमोसोम्स ईच। ओके। स्पर्म्स कंटेन ओनली वन ऑफ दीज 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। स्पर्म में या तो एक्स आई होगा या वाई होगा क्रोमोसोम, वेयर एज एन एग ऑलवेज कंटेन एन एक्स क्रोमोसोम। बट फीमेल में कैसा होगा, दोनों में एक्स होगा। When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote will have two X chromosomes and will develop into a female child। तो वही मैंने बताया कि अगर मेल से X क्रोमोसोम आता है, फीमेल से तो X ही आएगा, तो डबल X हो जाएगा, तो फीमेल चाइल्ड होगी। एंड सिमिलरली व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग Y chromosome fertilizes the egg, the fertilized egg
egg will have one X chromosome and one Y chromosome, और अगर Y आता है तो XY हो जाता है, एंड इट विल डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड, जिससे जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा. ओके. नाउ हेल्थ ऑफ एडोलोसेंस. ड्यूरिंग एडोलोसेंस द रैपिड फिजिकल एंड द मेंटल डेवलपमेंट अकर्स. तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल और मेंटली डेवलपमेंट होता है. देयरफॉर एडोलोसेंट्स नीड्स टू टेक गुड केयर ऑफ देयर हेल्थ ड्यूरिंग ग्रोइंग अप ईयर्स. ओके. न्यूट्रिशनल नीड्स. सबसे पहले ये बताती हूँ आपको. गेट इट राइट. द सेक्स क्रोमोसोम इन द स्पर्म्स ऑफ अ फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ बेबी. तो इसमें आपने क्या देखा कि बॉय होगा या गर्ल होगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम फादर से आ रहा है ना, एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है. इस मदर में तो दोनों में ही एक्स है. तो जो भी गर्ल होगा या बॉय होगा वो किस पे डिपेंड करता है, फादर पे डिपेंड करता है, ना कि मदर पे. लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी में मदर को बोला जाता है कि तुम्हारे यहाँ गर्ल चाइल्ड हो गया, जबकि उसमें तो उसको कोई रोल ही नहीं है ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए. Now, nutritional needs. The nutritional requirement of the body increases tremendously during the adolescence. क्योंकि growth होती है तो requirement भी बहुत ज़्यादा हो जाती है. It is therefore very important to have a balanced diet. इसलिए balanced diet होनी चाहिए containing the right amount of proteins, carbohydrates, fats, minerals and the vitamins. तो सब कुछ होना चाहिए डाइट में. The diet of an adolescent should include milk, fruits, eggs, leafy vegetables, नट्स, पल्सेस, सीरियल्स, फिश एंड मीट. तो हर टाइप का फूड है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, विटामिन एंड मिनरल्स भी हैं इन सब में, और चेंज होके हैं, मतलब अमीनो एसिड सारे तरीके के हो गए. एज गर्ल्स बिगिन menstruating at this age, the diet should include food items rich in minerals such as iron, zinc and calcium. क्योंकि तब ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है menstruation के टाइम पे, तो उनके लिए रिप्लेनिशमेंट के लिए डाइट में आयरन, जिंक और कैल्शियम भी होना चाहिए. रेगुलर कंजप्शन ऑफ जंक फूड शुड बी अवॉइडेड, और जंक फूड का कंजप्शन अवॉइड करना चाहिए. नाउ कम टू द पर्सनल हाइजीन, मतलब बॉडी की साफ सफाई. ड्यू टू द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स, एडोलोसेंट्स टेंड टू परस्पायर अलॉट. क्योंकि स्वेट ग्लैंड की जो एक्टिविटी हो जाती है वो बढ़ जाती है, इसलिए एडोलोसेंट्स को बहुत ज़्यादा पसीना आता है. बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली इन स्वेट, और जहाँ पसीना होता है वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं एंड कॉज अ बैड ऑडर, जिससे स्मेल आती है. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू बाथ डेली बाथ किया जाए एंड वेयर क्लीन एंड ड्राई क्लोथ्स. द जेनाइटल एरियाज शुड बी केप्ट क्लीन, जेनाइटल एरियाज साफ सफाई होनी चाहिए रेगुलरली. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वियर फ्रेश क्लीन अंडर गारमेंट्स. गर्ल्स शुड बी स्पेशली केयरफुल अबाउट हाइजीन ड्यूरिंग menstruation, और गर्ल्स को menstruation के टाइम पे भी अपनी बॉडी को हाइजेनिकली मेंटेन रखना चाहिए. एक्ने एंड पिंपल आर कॉमन प्रॉब्लम अमंग द एडोलेसेंट्स, क्योंकि स्वेट की ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है, तो पोर्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं. तो ये कॉमन प्रॉब्लम है एडोलेसेंट एज की. द वॉशिंग द फेस रेगुलरली विद द सोप एंड वाटर में हेल्प. तो रेगुलरली अपना फेस जो है वो वाटर और सोप से वॉश करते हैं तो पिंपल में हेल्प मिलती है. इन सम केसेस एक्ने में रिक्वायर मेडिकल अटेंशन, और कुछ केसेस में क्या होता है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कभी किसी के फेस पे, तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. Now come to the physical exercise. Physical fitness is extremely important in the growing up years. बहुत ज़्यादा important है physical fitness. The outdoor sports such as the jogging, running, skipping, cycling and the swimming help in keeping the body in a good shape. इन सबसे जो body है वो अच्छी shape में रहती है. In young boys and the girls, walking, running and playing outdoor games in fresh air keep them fit and healthy. तो अगर जो young boys और girls हैं वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं फ्रेश एयर में, तो उनकी बॉडी जो है वो फिट और हेल्दी रहती है. नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट से नो टू ड्रग्स. ड्रग्स को नो कहना है. एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. बहुत चेंजेस आते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन हो जाता है एकदम से बहुत ज़्यादा चेंजेस की वजह से. सो यंग एडोलेसेंट्स आर इमोशनली वल्नरेबल. इमोशनली वल्नरेबल मतलब कोई आपके पास आया ड्रग्स लेके, बोलेगा तुम मेरा दोस्त नहीं है क्या, तुम ले नहीं सकते क्या मेरे लिए एक बारी. सो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं एंड ऑफ्टन डेवलप अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड कन्फ्यूजन. इनसिक्योरिटी भी फील होती है, कन्फ्यूजन भी होती है. सो दिस इज़ द टाइम व्हेन दे हैव टू कीप देयर मेंटल बैलेंस. तो यही टाइम पे आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, बैलेंस में रखना है. इन दिस स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन दे टेंड टू ट्रेड ऑन द स्लिपरी ग्राउंड. तो आप स्लिपरी
जो एडोलेसेंट एज में है, कहते हैं ना बहुत जल्दी किसी भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड बिकम अ ड्रग यूज़र। एक बारी ट्राई करने के लिए आपने लिया, लेकिन हो सकता है कि जो एडोलेसेंट है वो ड्रग यूज़र बन जाए, देन डिपेंडेंट बन जाए, देन एडिक्ट बन जाए, फिर लाइफ जो है वो बिल्कुल रुइन हो जाती है। सून दे गेट एडिक्टेड, पहले तो जस्ट बोलते हैं कि ये हमने एडवेंचर के लिए या बहुत दे जस्ट चेक करने के लिए लिया था, फिर सून दे गेट एडिक्टेड। ड्रग एडिक्शन रूइंस देयर हेल्थ भी ख़राब होती है और हैप्पीनेस भी, क्योंकि फिर ड्रग पैसों में मिलती है जो बहुत महंगी होती है, और डिपेंड हो जाते हो तो बहुत मेंटली भी अनस्टेबल हो जाते हो फॉर एवर। सो से अ बिग नो टू ड्रग्स से वापसी बहुत मुश्किल होती है। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी टेम्पटेशन इन योर लाइफ, तो टेम्पटिंग अगर कुछ चीज़ शो कर रही है ड्रग्स, तो से नो। पीपल हु यूज़ ड्रग्स आर नॉट एट रिस्क ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड विद HIV, अ डेडली वायरस। मतलब जो लोग रेगुलरली ड्रग्स लेते हैं वो HIV इन्फेक्शन से भी, मतलब उनको रिस्क है इन सब डिजीज़ से, जो कि डेडली वायरस है, दैट कॉजेज एड्स, जिससे एड्स होता है। एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो ही ख़त्म हो जाती है, तो जो भी बीमारियाँ हैं आसपास वो सारी उस पर्सन को हो जाती है। द वायरस कैन स्प्रेड बाय शेयरिंग द सिरिंजेस यूज्ड आफ्टर इंजेक्टिंग ड्रग्स इनटू द बॉडी। कई जो ड्रग्स होती हैं वो इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, तो एक पर्सन ने लिया, ले तू भी ले ले, तो बॉडी में चला गया, तो ये सबसे बुरी बीमारी है जो कि सिरिंजेस को शेयर करने से लगती है। एड्स ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, और अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी एड्स है उसके साथ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के बाद दूसरे पर्सन में भी ये स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन जस्ट मैसेज मी, and if you like my videos kindly like, share and subscribe. Thank you.